गुड मॉर्निंग बच्चों। चैप्टर नंबर 4 रिप्रोडक्टिव हेल्थ पार्ट सेकंड. Today we are going to take this part second. Yesterday we have completed part 1 and about half part of this chapter. So in this video we will take remaining part of this chapter. Okay, so let's start. So in this section we will discuss about the infertility, cause of infertility, and how we can solve this infertility. So this is art assisted reproductive technology. These are the different technology by which we can solve the infertility. Actually infertility है क्या, पहले तो हम बात ये कर ले. infertility means यदि मेल या फीमेल में किसी तरीके की कोई एबनॉर्मेलिटी हो कि फीमेल जो है वो ओवम प्रोड्यूस नहीं कर पा रही हो या ओवम प्रोड्यूस कर रही हो तो कर रही हो, फर्टिलाइजेशन भी हो रहा हो लेकिन इम्प्लांटेशन नहीं हो पा रहा हो, ठीक है. या किसी मेल इंडिविजुअल के बारे में हम बात करें तो लो स्पर्म काउंट के बारे में हो सकता है कि उसके जो स्पर्म्स काउंट है वो काफ़ी लो है, ठीक है. जो 300 to 350 बिलियन स्पर्म्स पर इजेकुलेशन होना चाहिए उतने नहीं है. तो ये सब चीज़ें जो होती है इनके कारण इनफर्टिलिटी हो जाती है और वो जो कपल होता है उस कपल को पेरेंट बनने का अवसर नहीं मिल पाता है, ठीक है. सो दिस इज़ इनफर्टिलिटी, जिसमें किसी मेल या फीमेल में से किसी एक को या दोनों को जो है प्रॉब्लम हो सकती है और उसके कारण जो है वो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा और जो है वो कोई भी फीमेल इंडिविजुअल कंसीव नहीं कर पाएगी. इसको हम इनफर्टिलिटी कहते हैं. और इनफर्टिलिटी को सॉल्व करने के लिए हमारे पास में असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज़ हैं जिसमें हम बात करेंगे IVF की. ये वेल नोन है. एक समय था जब ज़्यादा लोग अच्छे से परिचित नहीं थे लेकिन आजकल ये वेल नोन है. इन विट्रो फर्टिलाइजेशन इसको हम बोलते हैं. इन विट्रो फर्टिलाइजेशन आउटसाइड ऑफ द बॉडी. इन विट्रो जब भी वर्ड होता है तो वो आउटसाइड होता है ना. तो आउटसाइड बॉडी यदि मेल या फीमेल इंडिविजुअल में किसी तरीके की एबनॉर्मलिटी है, यानी कि मान लिया जाए कि मेल में स्पर्म काउंट कम है कि वो उतना जो स्पर्म है वो जो है फीमेल फैलोपियन ट्यूब तक एक भी नहीं पहुंच पाता है, ठीक है. जब वो इंसेमिनेशन होता है तो इंसेमिनेशन के थ्रू जब वो वेजिना टू सर्विक्स टू यूट्रस टू फैलोपियन ट्यूब तक जाते हैं तो 99% स्पर्म्स जो होते हैं वो और डिफरेंट बैरियर्स के कारण किल हो जाते हैं, ठीक है. तो एक प्रॉपर अमाउंट ऑफ स्पर्म्स होने चाहिए तभी वहाँ पर 1 या 2 या 4 स्पर्म पहुँच पाएंगे, ठीक है. तो अगर स्पर्म काउंट लो है तो वहाँ पर एक भी स्पर्म नहीं पहुँच पाएगा, फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाएगा. तो ऐसी कंडीशन में फीमेल इंडिविजुअल जो कपल है उसके फीमेल इंडिविजुअल से ओवम को आइसोलेट किया जाएगा. जो मेल जो हस्बैंड है उसके स्पर्म को लिया जाएगा. इन विट्रो फर्टिलाइजेशन किया जाएगा आउटसाइड ऑफ द बॉडी, जिसको हम टेस्टिव बेबी प्रोग्राम भी कह सकते हैं, ठीक है. और आउटसाइड ऑफ बॉडी फर्टिलाइजेशन करने के बाद में फिर हम ये 2 टेक्निक पर जाते हैं. एक तो है ZIFT, ZIFT, है ना. तो जाइगोट इसको बोलते हैं जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफ़र, है ना. तो जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफ़र, तो जाइगोट ऑफ एम्ब्रियो, जाइगोट या एम्ब्रियो जो भी कह सकते हैं, लेकिन एम्ब्रियो अगर है तो वो 8 सेल 8 ब्लास्टोमियर कंडीशन में हो, उसको हम ट्रांसफ़र कर देते हैं फैलोपियन ट्यूब में, ठीक है. बाहर फर्टिलाइजेशन करवा दिया और अब हमने वहाँ पर फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफ़र कर दिया, क्योंकि भाई एम्पुला स्टमक जंक्शन से उसको क्लीवेज करते हुए डिवीज़न करते हुए मारूला, ब्लास्टूला, गैस्ट्रूला कंडीशन तक उसको वापस से यूट्रस की तरफ रन करना है. वो तो नेचुरल प्रोसेस है, वहाँ पर उसको हम उसको शॉर्ट आउट नहीं कर सकते, ठीक है. उसको शॉर्टकट नहीं कर सकते. तो ऐसा वापस उसको फर्टिलाइज करवा के एम्पुला स्टमक जंक्शन पर ही रखना पड़ेगा और वहाँ से वो फर्दर डेवलपमेंट की प्रोसेस में आगे आएगा. तो ये जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफ़र है, ठीक है. इसमें जाइगोट या 8 ब्लास्टोमियर वाली कंडीशन में एम्ब्रियो को हम ट्रांसफ़र करते हैं, ठीक है. और IUT इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफ़र दूसरा है. एम्ब्रियो विथ मोर देन 8 ब्लास्टोमियर, यदि 8 से ज़्यादा ब्लास्टोमियर का हो गया तो अब इसको IUT के नाम से जानते हैं और इसको हम अब यूट्रस में ही रखेंगे, अब इसको फैलोपियन ट्यूब में नहीं ले जाएंगे, ठीक है. तो ये IVF और IVF के 2 डिफरेंट टाइप. अब हम बात करते हैं GIFT, गैमिट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफ़र, ठीक है. ट्रांसफ़र ऑफ ओवम इनटू ओवम
गैमिट का मतलब यहाँ पर यही हुआ, और गैमिट ओवम इज आल्सो अ गैमिट, है ना। ट्रांसफर ऑफ ओवम इनटू फैलोपियन ट्यूब हु कैन नॉट प्रोड्यूस बट कैन प्रोवाइड्स एनवायरनमेंट फॉर, ठीक है। तो एक ऐसी लेडी जो कि गैमिट को प्रोड्यूस या ओवम को प्रोड्यूस नहीं कर पा रही है, लेकिन वो एनवायरनमेंट दे सकती है, तो ऐसी इंडिविजुअल में हम क्या करेंगे कि उसके फैलोपियन ट्यूब में हम किसी नॉर्मल ओवम को लेके उसके फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफ़र कर देंगे। उसके बाद में नेचुरल प्रोसेस होगी, नेचुरल इंसेमिनेशन होगा एट द टाइम ऑफ कॉइटस, और उसके बाद में फर्टिलाइजेशन और नेचुरल डेवलपमेंट हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने सिर्फ एक चीज़ को जो है वो क्योर किया कि जो वो लेडी जो कि गैमिट प्रोड्यूस नहीं कर पा रही थी, तो वहाँ पर हमने उसको गैमिट जो किसी दूसरी लेडी से आइसोलेट हमने गैमिट किया है, उस गैमिट को हमने उसके फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफ़र कर दिया। बाकी सब प्रोसेस आगे की नॉर्मल होगी, ठीक है। तो नेक्स्ट यहाँ पर है इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। स्पर्म इज़ डायरेक्टली इंजेक्टेड इनटू द ओवम। एक्चुअली क्या है कि स्पर्म की जो मोबिलिटी है वो कम हो जाती है। स्पर्म जो होते हैं वो जो प्रॉपर उनका स्पीड होना चाहिए, उस स्पीड से मूव करके फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट से फैलोपियन ट्यूब तक जाने चाहिए, लेकिन उनकी मोबिलिटी कम होने के कारण वो ओवम तक पहुंच ही नहीं पाते हैं। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, ओवम में डायरेक्टली एक पर्टिकुलर जो मेल पार्टनर होता है उससे स्पर्म लेके डायरेक्टली ओवम के अंदर उसको इंजेक्ट कर दिया जाता है। दैट इज़ कॉल्ड एज इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, ठीक है। तो ये कौन सा डिसऑर्डर है, स्पर्म की मोबिलिटी वाला डिसऑर्डर है, जिसको सॉल्व करने के लिए हम ये टेक्निक यूज़ करते हैं। फिर आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, एबिलिटी टू इंसेमिनेट। लो स्पर्म काउंट में हम क्या करते हैं कि जो है किसी मेल पार्टनर का स्पर्म लेके उसको डायरेक्टली आर्टिफिशियली इंसेमिनेट कर देते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में, ठीक है। तो यहाँ पर इन दोनों में क्या फ़र्क है कि आर्टिफिशियली इंसेमिनेशन और इंट्रायूटेराइन इंसेमिनेशन। तो इंट्रायूटेराइन, जब भी यूटेराइन वर्ड आ रहा है इसका मतलब यहाँ पे यूट्रस में हम इंसेमिनेट करवाएंगे डायरेक्टली, ठीक है, वहाँ इंजेक्ट करेंगे। और ये यहाँ पर नॉर्मल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में हम इसको दोनों ही कंडीशन में इंसेमिनेशन ही करवाएंगे, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, लेकिन एक जो है वो डायरेक्टली यूट्रस में और एक वेजिना में, ठीक है। तो these are the different techniques by which we can solve the infertilities, है ना। और ये जितने भी जो ये शॉर्ट टर्म्स दिए हुए हैं, शॉर्ट टर्म्स को एक्सपांड करना आना चाहिए हमें, और हमें उनको फिर उसको एक्सप्लेन करना आना चाहिए। एंड वाई दिस टेक्निक, मतलब ये टेक्निक किस केस में यूज़ की जाती है, ये ज़रूर अपने को याद होना चाहिए, ठीक है। बच्चे सिर्फ क्या करते हैं कि व्हाट इज़ IVF, तो बच्चा IVF का फुल फॉर्म लिख के आता है। व्हाट इज़ GIFT, तो उसका फुल फॉर्म लिख के आता है। ये क्या है और इसको क्यों किया जाता है, कब किया जाता है, ठीक है, ये ज़रूर हमें याद होना चाहिए। और ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम में, वाइवा में भी आपसे पूछे जा सकते हैं, जनरली ये पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इनको अच्छे से कंसंट्रेट करिएगा, इनके ऊपर अच्छे से याद करिएगा, और थोड़ा सा इस तरीके से कंपैरेटिवली इनको पढ़िएगा कि भाई ये भी ऐसा टेक्निक है, दूसरी भी सिमिलर है। तो सिमिलरिटी खोजने की बजाय उसमें डिसिमिलरिटी खोजिएगा कि दोनों में क्या अलग बात है, कि ZIFT और GIFT में क्या डिफरेंस है भाई, ठीक है। तो गैमिट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफ़र और जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफ़र, तो क्या डिफरेंस है। तो इस तरीके से इनको आप जब पढ़ेंगे तो आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आएगा और लंबे समय तक याद भी रहेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो इस चैप्टर के कंसेप्ट मैप को हम देखें तो इसको हम 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3। क्या खास बात है, पार्ट 1 जो है वो कॉन्ट्रासेप्टिव आइडियाज़ पर बेस्ड है, कि by the using of different contraceptive ideas we can check the population growth in our country, in our we can say world में पॉपुलेशन की ग्रोथ को हम किस तरीके से रोक सकते हैं। तो कॉन्ट्रासेप्टिव आइडियाज़ यहाँ पर हैं,
जिसमें हमने बैरियर मेथड्स के बारे में बात की थी, नेचुरल मेथड। सबसे पहले नेचुरल मेथड के बारे में हमने डिस्कस किया था, फिर हमने बैरियर मेथड्स के बारे में डिस्कस किया था, फिर हमने इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस के बारे में हमने बात की थी, उसके बाद में हमने डिफरेंट टाइप ऑफ पिल्स विच आर यूज एज ए कंट्रासेप्टिव आइडियाज़, फिर हमने ट्यूबेक्टोमी वेसेक्टोमी यानी कि सर्जिकल आइडियाज़ के हमने बारे में बात की थी। सो दीज आर द कंट्रासेप्टिव आइडियाज़, और इनके बारे में आपको पढ़िए, ये आप पढ़ लेते हैं तो आपका इसका एक पार्ट इसका कंप्लीट हो जाता है। दूसरा हम यहाँ पर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस, गोनोरिया, सिफिलिस, हेपेटाइटिस वगैरह, जेनाइटल वार्ड्स, इनके बारे में मैंने आपको कहा था कि किस तरीके से टेबल बना के उसकी स्टडी हमें करना है। टेबल बनाएंगे, डिजीज़ का नाम लिखेंगे, कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म का नाम लिखेंगे, उसके बाद में उसके सिम्टम्स लिखेंगे, क्या क्यों प्रिवेंशन एंड क्योर क्या हो सकते हैं, उस तरीके से टेबल फॉर्म में उसको करेंगे तो एक ही पेज पर सारी डिसीज़ आ जाएगी और उनको हम अच्छे से स्टडी कर पाएंगे। ठीक है, और एक मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, MTP के बारे में हमने पढ़ा था कि लीगली किस तरीके से अबॉर्शन किया जा सकता है, व्हाट आर द टर्म्स एंड कंडीशंस फॉर लीगल अबॉर्शन। ठीक है, तो हमने वहाँ पर कुछ जेनेटिक डिसऑर्डर या किसी ऑर्गन डिसऑर्डर या किसी तरीके का डेवलपमेंट डिसऑर्डर बच्चे में देखा जाता है अंडर डेवलपिंग कंडीशंस, एट दैट टाइम डॉक्टर कैन परमिट, या वी कैन से मेडिकल जो है रूल्स हैं वो परमिट करते हैं उसको टर्मिनेट करने के। तो ये एक बहुत इम्पोर्टेंट प्रोसेस है, इसको भी आप पढ़ लीजिएगा, है ना। ये दूसरा पार्ट है इस चैप्टर का। और तीसरा कंसेप्ट में हम यहाँ पर जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे कि व्हाट आर द कॉजेस ऑफ इनफर्टिलिटी एंड हाउ वी कैन सॉल्व द प्रोसेस, वी कैन से द कंडीशंस ऑफ इनफर्टिलिटी। ठीक है, तो हमने IVF के बारे में, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के बारे में पढ़ा, हमने एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के बारे में पढ़ा, इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफ़र के बारे में पढ़ा, हमने जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफ़र के बारे में पढ़ा, हमने गैमिट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफ़र के बारे में पढ़ा, हमने इंटरसाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन के बारे में हमने पढ़ा, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के बारे में हमने पढ़ा, इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन के बारे में हमने पढ़ा। तो दीज आर द डिफरेंट टेक्निक्स ऑफ आर्ट असिस्टेंट रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज़, है ना। तो इन सब को अच्छे से आप समझिएगा। इस चैप्टर को 3 पार्ट में डिवाइड करिएगा। द फर्स्ट पार्ट, ठीक है, टू चेक द पॉपुलेशन ग्रोथ, एंड द सेकेंड पार्ट different sexually transmitted diseases and medical termination of pregnancy, और third part infertility, cause of infertility and how to solve this condition। ठीक है, तो इस तरीके से इस पार्ट को आप कंप्लीट कर लीजिएगा। अब हमारा ये चैप्टर 4 कंप्लीट हो गया है, और अगर हम देखें आउट ऑफ 5 यूनिट नाउ वी हैव बीन कंप्लीटेड 1 यूनिट, मीन्स अप्रॉक्सीमेट 20% सिलेबस इज़ कंप्लीटेड टिल नाउ। ठीक है, अब सक्सेसिव कुछ टेस्ट दिए जाएंगे। इस वीडियो के साथ में भी आपको एक क्वेश्चन पेपर मिल रहा है जिसको आप सॉल्व करिएगा, और जो रिमेनिंग 3 चैप्टर्स हैं उनके एक बार फिर टेस्ट लिए जाएंगे और एक कॉमन टेस्ट लिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर आगे हम बढ़ेंगे। तो चलिए, आज ये वीडियो और इसके साथ में एक क्वेश्चन पेपर आपको मिल रहा है जिसको आप सॉल्व करिएगा, और फिर आपको 3 दिन तक 3 लगातार क्वेश्चन पेपर और उनके सॉल्यूशन दिए जाएंगे। ठीक है, फिर एक कॉमन टेस्ट लिया जाएगा, और उसके बाद फिर हम यूनिट नंबर 2 हेरिडिटी एंड वेरिएशंस पर चलेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।